स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से आज जिस विषय पे बातचीत करने वाले हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट वीडियो हम लोगों का होगा, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पल्लव काल से संबंधित समस्त मुद्दों को। तो पल्लव काल को पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसके पहले जो हम लोग संगम राजवंश के बारे में पढ़ रहे थे, वहीं से कुछ पल्लव के इतिहास की जानकारी मिलती है, यानी कि सुदूर दक्षिण भारत के क्षेत्र से इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की शुरुआत देखी जाती है। लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो हम ये कहेंगे आप लोगों से कि अगर आप लोग अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं या चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का साथ सहयोग रहेगा तो मैं निरंतर प्रयास करता रहूंगा। मैं अपने टॉपिक की अगर शुरुआत करूं तो मैं एक शब्दों में ये कह सकता हूं, अगर यहाँ देखा जाए मैं एक भारत देश के हिसाब से हर जगह मैं फिगर बना के बताने की कोशिश करता ही रहता। तो हम लोग जिस मुद्दे पे अगर बातचीत करेंगे उसको देखा जाए तो हमने आप लोगों को उत्तर भारत के इतिहास के बारे में पूरा बता दिया था, फिर दक्षिणापथ के बारे में भी पूरा बताया था। हम लोगों की कहानी चल रही थी, चेर के बारे में चल रही थी, चोल चल रही थी और पांड्य राजवंश के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। यानी यहाँ चेर के बारे में देखे, यहाँ चोल के बारे में देखे और यहाँ पांड्य के बारे में पूरी कहानी मैंने आपको बताया था। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अगर देखा जाए तो चेर, चोल और पांड्य राजवंश जो चल रहे हैं, इन राजवंशों के समापन के बाद यहाँ एक नवीन राजवंश की स्थापना मानी जाती है। संभवतः ऐसा कहा जाता है कि जो राजवंश यहाँ आकर के स्थापित हुआ था वो कोई और नहीं था बल्कि सातवाहनों के सामंत के रूप में उदय होने वाला पल्लव राजवंश था। उस पल्लव राजवंश के बारे में आज हम लोगों की बातचीत चलेगी। यानी कि यहाँ की जो इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे, ये हमने बताया था आप लोगों को, ये संगम काल के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। और इस संगम काल के डिक्लाइन के बाद अगर देखा जाए तो एक नवीन राजवंश का उत्थान हो रहा है, जो राजवंश पल्लव राजवंश के नाम से जाना जाता था। इसके बारे में ये हम लोग कह सकते हैं, अभी मैंने बताया है कि जो संगम वंश है, अगर माना जाए संगम वंश जो था इसकी समाप्ति जैसे हो रही है तो पल्लव वंश अस्तित्व में आ रहा है। लेकिन ये पल्लव वंश जो आ रहा है इसके बारे में बताने का जो कामकाज कर रहा है वो हरिसेन, जो हम लोग समुद्रगुप्त पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था हरिसेन के बारे में। और हरिसेन का जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख आता है, कई राजवंशों के बारे में वो बताने की कोशिश करता है। ये हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख पल्लव राजवंशों के बारे में भी जानकारी देने का काम करता है। और माना जाता है कि हरिसेन समुद्रगुप्त का संत विग्राहक कवि के रूप में था। मैंने गुप्ता एम्पायर गुप्ता पीरियड पढ़ाते समय आपको बताया था। तो ये समुद्रगुप्त का संत विग्राहक कवि जो हरिसेन है, इसकी प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख पल्लव राजवंशों के बारे में जानकारी देती है। इसके अलावा देखा जाए तो जो विदेशी यात्री ह्वेन-सांग चल के आ रहा है, ये ह्वेन-सांग जो है, इस ह्वेन-सांग का जो यात्रा विवरण आता है, इस ह्वेन-सांग के यात्रा विवरण के भी अनुसार पल्लव राजवंशों के बारे में बहुत सारी जानकारी दिखाई देती है। और हम इनके बारे में चाहे ह्वेन-सांग हो चाहे हरिसेन हो, ये सारा में जैसे गुप्ता काल और पोस्ट गुप्ता पीरियड मैंने पढ़ाया था तो इन सारी मुद्दों पे मैंने बातचीत किया था। हर्षवर्धन पढ़ाते समय हमने ह्वेन-सांग के बारे में बातचीत किया था और समुद्रगुप्त पढ़ाते समय हमने हरिसेन के बारे में भी बातचीत किया था। अगर देखा जाए तो संभवतः ऐसा माना जाता है कि जो पल्लव राजवंश आ रहे हैं, पल्लव राजवंश कोई और नहीं थे बल्कि सातवाहनों के सामंत के रूप में ऐसा माना जाता है कि ये उदय हुए, जिनका प्रारंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में दिखाई देता है और बाद में ये संस्कृत भाषा के अभिलेखीय साक्ष्यों के मुताबिक इनके बारे में ऐतिहासिक दृष्टिकोण को दर्शाया जाता है। इसके अलावा इस बात को भी कहा जाता है कि जो पल्लव राजवंश अस्तित्व में था, इस पल्लव राजवंश के अस्तित्व में आने वाला जो पहला शासक था वो कुछ साक्ष्यों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि वो सिंह वर्मा था। यानी प्रथम शासक के रूप में सिंह वर्मा था, जिसके बारे में बता रहा है
प्राकृत भाषा का एक ताम्रलेख है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि पल्लव वंश का पहला शासक जो था वो सिंह वर्मा के नाम से व्यक्ति सत्ता को संचालित किया था। सिंह वर्मा के बाद के इतिहास को अगर देखा जाए तो बहुत अटपटा इतिहास दिखाई देता है और बहुत अकाट्य और कोई बहुत ज्यादा तार्किक या बहुत साक्ष्यों के अनुसार किसी राजा के बारे में कुछ समय तक नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस पल्लव वंश के जीवन काल को एक नया अध्याय देने का जो काम किया था, जो पल्लव वंश की बुनियादी को अस्तित्व में लाने का काम किया था, जहां से पल्लव वंश के इतिहास को देखा जाता है, वो व्यक्ति जो था वो व्यक्ति सिंह विष्णु था। ये सिंह विष्णु के बारे में ये कहा जाता है कि ये पल्लव वंश का एक तरह से जीवन दाता के रूप में दिखाई देता है और इसी के समय से पल्लव वंश एक नए अस्तित्व को स्वीकार किया था। जो सिंह विष्णु अपनी राजधानी को कांची यानी कि तमिलनाडु में स्थापित करता है और इतिहास के अनुसार ये भी कहा जाता है कि संस्कृत के जो महान कवि थे जिनका नाम भारवी बताया जाता है, वो इसी के शासन काल से संबद्ध थे, ऐसा कुछ बताया जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था और साथ ही साथ देखा जाए तो सिंह विष्णु जो था वो मामल्लपुरम या कह सकते हैं महाबलीपुरम में एक गुफा का निर्माण करवाया था, जो आर्ट एंड कल्चर यानी कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से काफी प्रेरणादायक गुफा भी है, जिस गुफा का नाम आदिवराह गुहा मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस आदिवराह गुहा मंदिर का निर्माण सिंह विष्णु ने करवाया था। मैंने यहाँ जगह नहीं लिखा है, यहाँ लिख लीजिएगा, वो मामल्लपुरम कहिए या कह सकते हैं महाबलीपुरम आप कहिए। इस महाबलीपुरम में इसका निर्माण करवाता है, कौन करवाता है तो कहेंगे सिंह विष्णु करवाता है। जिस महाबलीपुरम या मामल्लपुरम में इसने मंदिर का निर्माण करवाया था, उस मंदिर में सिंह विष्णु अपनी और अपने 2 रानियों की प्रतिमा को भी स्थापित करवाया है। सिंह विष्णु के बाद देखा जाए तो जो सिंह विष्णु के बाद इसका पुत्र आता है, वही पल्लव वंश का अगला उत्तराधिकार होकर के आता है और वो था महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम कोई ऐसा वैसा शासक नहीं था। जो पल्लव राजवंश के बारे में कहा जाता है कि पल्लव राजवंश अपने अस्तित्व को लेकर के सिंह वर्मा के समय आई थी। जो पल्लव राजवंश अपने बुनियादी स्तर में नए अध्याय की शुरुआत करने का काम सिंह विष्णु के समय की थी, वो पल्लव राजवंश अपनी सांस्कृतिक, कलात्मक, राजनीतिक या इत्यादि क्षेत्रों में चरमोत्कर्ष पे पहुंचने का जो काम किया था, वो महेंद्र वर्मन प्रथम के समय किया था। यानी कि महेंद्र वर्मन प्रथम जो था वो एक ऐसा शासक के रूप में आ रहा है जो पल्लव राजवंशों के जीवन में एक नई रोचकता के साथ आता है और उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों में कहिए या उनकी कलात्मक दृष्टिकोण से कहिए या उनकी राजनीतिक पहलू को कहिए या ऐसे तमाम सारे क्षेत्रों में वो पल्लव राजवंश की बुनियादी को चरमोत्कर्ष पे पहुंचाने का काम किया था। यानी किसी के समय देखा जाए तो राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक या कलात्मक ऐसे तमाम सारे क्षेत्र पल्लव राजवंश के जो थे वो अपने चरमोत्कर्ष या सर्वोच्च शिखर को छू रहे थे। इस महेंद्र वर्मन जो था ये मत्त विलास प्रहसन नामक एक हास्य ग्रंथ की रचना किया था और इस हास्य ग्रंथ में इसने बहुत ही जबरदस्त तरीके से बौद्ध धर्म के लोगों को और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो कपालिक लोग थे उन कपालिक लोग और बौद्ध धर्म के लोगों का ये बहुत ही बेसब्री के साथ मजाक उड़ाने का काम करता है। यानी कि ये जो ग्रंथ है ये ग्रंथ बौद्ध और कपालिकों का स्पेशल मजाक उड़ाया गया है इस ग्रंथ में, जो ग्रंथ महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा लिखा जा रहा है। महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद देखा जाए तो उसका पुत्र जो था वही उत्तराधिकार के रूप में आया था और उसने उपाधि धारण किया था, वातापी कुंड की उपाधि धारण किया था। वातापी कुंड की उपाधि धारण क्यों किया था? क्योंकि वातापी के चालुक्यों पे इन्होंने प्रहार कर रहा है। मैं आपको पढ़ाते समय बताया था कि जो जब पुष्ट गुप्ता काल पढ़ा रहा था हर्षवर्धन के बारे में या चालुक्य जब मैं पढ़ा रहा था पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जब पढ़ा रहा था तो मैं दोनों जगह
इस बात की चर्चा किया हूं, जिस बात को एक बार पुनः आपसे आपके बीच दोहराने की कोशिश करता हूं। ये वातापी कोण की जो उपाधि धारण किया था, ये इसलिए धारण किया था, उत्तर भारत राजवंशों में जब हर्षवर्धन अपनी सर्वोच्च शिखर को छू रहा था, उस समय दक्षिणा क्षेत्र में देखा जाए या दक्कन के क्षेत्रों में, उस समय पुलकेशिन द्वितीय अपने चरमोच्च शिखर को छू रहा था और दोनों राजाओं के बीच नर्मदा नदी के तट पे मैंने बताया था कि घमासान युद्ध हुआ था और पुलकेशिन द्वितीय की सेना जो थी वो हर्षवर्धन की सेना पे भारी पड़ गई और हर्षवर्धन पराजित हो गया। जो पुलकेशिन द्वितीय उत्तर भारत के इतने बड़े राजवंश की सत्ता की बागडोर को समापन कर दिया था, उस पुलकेशिन द्वितीय की सत्ता को उखाड़ फेंकने का जो काम किया था वो कोई और नहीं था, वो नरसिंह वर्मन प्रथम था। जो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम पुलकेशिन द्वितीय की सत्ता और बागडोर को पूरी तरह से झकझोर के रख दिया था, वही नरसिंह वर्मन प्रथम पुलकेशिन द्वितीय पे सत्ता और विजय को स्थापित करने के बाद उसने स्वयं को वातापी कोण की उपाधि से अपने आप को विभूषित किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम जो था, इसके समय देखा जाए तो मामल्ल शैली का विकास हुआ। और एक बात मेरा और याद रखिएगा, जितने सारे शैली मैं लिख रहा हूँ, यहाँ किसी शैली को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं बार बार कहते आया हूँ कि मैं अलग से कला और संस्कृति की क्लास लेकर आऊंगा, जहाँ स्पेशल मैं आर्ट एंड कल्चर के मुद्दों पे बात करूंगा। तो वीडियो देखते समय आप ये मत घबराइएगा कि मैं इन मुद्दों से हट जा रहा हूं या मैं नहीं बताना चाह रहा या उन चीजों के बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ऐसी तमाम सारी भ्रांतियां अगर बनेंगी तो उस भ्रांति को हमारे कहने से आप हटा दीजिएगा। जब मेरी कला संस्कृति की वीडियो आएगी तो उसमें हम करेंगे क्या, आकर के गाना तो गाएंगे नहीं। इन्हीं सारी बिंदुओं पे मैं आपसे बातचीत करूंगा। सारे जितने सारे कला के क्षेत्र के विषय वस्तु हुए या जितने सारे हम लोग देखेंगे साहित्यिक, शिक्षा, दर्शन, धर्म इत्यादि से जुड़े मुद्दे हैं, इन सारी मुद्दों पे मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। तो यहाँ बस ये आपको जानना है कि जो नरसिंह वर्मन प्रथम था, इसी के समय मामल्ल शैली का विकास हुआ है, जिसको रथ मंदिर या सप्त पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और इस सप्त पगोड़ा के उदाहरण अगर देखा जाए तो द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्म रथ, सहदेव रथ, ऐसे तमाम सारे 8 तरह के रथों की मैं 8 तरह के हम ऐसे रथ जो करके मंदिर आर्किटेक्चर से जुड़े मुद्दे आ रहे हैं, इन 8 के बारे में मैं अपनी कला संस्कृति वाली वीडियो में पूरी गहराई के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो धैर्य रखिएगा। इन सप्त रथों में देखा जाए, सप्त पगोड़ा में तो जो द्रौपदी रथ है ये सबसे छोटा माना जाता है और जो सहदेव रथ है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रथ के नाम से जाना जाता है। जो सप्त रथ मंदिर है, इसकी एक खास बात यह है जिसको मैं कला संस्कृति पढ़ाते समय बताऊंगा, वो एकास्म पत्थर से निर्माण इसकी सबसे खास बात बताई जाती है। यानी कि एक ही पत्थर के चट्टानों को काट काट करके इसका निर्माण किया गया है, एकास्म पत्थर से ये निर्मित है। इसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत सारे महेंद्र वर्मन द्वितीय आता है, परमेश्वर वर्मन आता है शासन करने के लिए, लेकिन कोई बहुत ज्यादा ये ताकतवर, शक्तिशाली या बहुत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कोई अपना छाप नहीं छोड़ पाए हैं, जिनके बारे में 2 शब्द बड़े आसानी से कहा जा सके। लेकिन परमेश्वर वर्मन के बाद देखा जाए तो उसका जो औलाद आ रहा है वही उत्तराधिकार के रूप में गद्दी पे बैठेगा और वो है नरसिंह वर्मन द्वितीय, पल्लव वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय आता है। इसके बाद हल्का सा एक दो शासक और आएंगे जो अपनी शक्ति की विस्तार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन असफलता उनकी मुंह को क्या करेगी, मोड़ देगी। वो ज्यादा कुछ सफल नहीं हो पाएंगे। इसने जो था ये राज सिंह की उपाधि धारण किया था। यहाँ आग प्रिय मैंने लिखा है, आग प्रिय की उपाधि धारण किया था। राज सिंह आग प्रिय शंकर भक्त की उपाधि को विभूषित करके ये गद्दी पे बैठता है और कहा जाता है इसी के समय राज सिंह शैली जो था, इस राज सिंह शैली का प्रचलन हो रहा है। फिर यहाँ शैली की बात आई, ये क्या है, इसकी क्या खासियत है, इन सारी मुद्दों पे मैं बातचीत करूंगा आपसे कला संस्कृति वाले टॉपिक में। अगर इस राज सिंह शैली के संदर्भ में मंदिरों का उदाहरण देखा जाए तो सबसे जीता जागता इसका उदाहरण जो दिखाई देता है वो शोर मंदिर आता है, जिसे समुद्र तटीय मंदिर के नाम से जाना जाता है।
इसके अलावा कांची में ही कैलाशनाथ मंदिर है, इसका उदाहरण आता है। इसके अलावा देखा जाए तो ऐरावतेश्वर मंदिर कह सकते हैं, यह बैकुंठ पेरुमल का मंदिर जो है वो इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल माना जाता है। किसका सटीक एग्जाम्पल कहेंगे तो कहेंगे राज सिंह शैली का सबसे सटीक एग्जाम्पल माना जाता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय के बाद कईयों सारे शासक ताड़ातोड़ आते हैं, लेकिन पल्लव राजवंश की बुनियादी और अस्तित्व को बचा पाना उनके बस की बात नहीं थी और पल्लव राजवंश धीरे धीरे सत्ता और साम्राज्य से हाथ धो बैठेगा। नरसिंह वर्मन द्वितीय के बाद जो आ रहा, परमेश्वर वर्मन आ रहा, नंदी वर्मन द्वितीय आ रहा, दंती वर्मन आ रहा, नंदी वर्मन तृतीय आ रहा, नृगतुप आ रहा, नृगतुप वर्मन आ रहा, और ऐसे करके तमाम सारे शासक चले आए। कोई शासक ऐसा नहीं था जो पल्लव राजवंश की बुनियादी को बचा पावा। पल्लव राजवंशों में अंतिम शासक के रूप में जो दिखाई देता है वो अपराजित था। नाम से तो बड़ी ही लाजवाब है, अपराजित करके, यानी पराजित नहीं होगा, लेकिन कहा जाता है कि चोल शासक 9वीं शताब्दी का जब हम लोग चोल शासक पढ़ेंगे, अभी चेर चोल पांडे जब मैं पढ़ा रहा था तो चोल जो थे हमने बताया था उनकी अस्तित्व जो थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और वो अंधेरों में आकर के अंधेरा में उनकी साम्राज्य हो जाती है। लेकिन उस अंधेरा में साम्राज्य को उजागर किया जाता है कब? जब पल्लव राजवंश का डिक्लाइन हो जाता है तब। और पल्लव राजवंश का डिक्लाइन कब होता है? तो अपराजित जब सत्ता की बागडोर को संचालित करता है, तो इसी समय चोलों के शासक जो आएगा वो क्या करेगा? अपराजित को पराजित कर देगा और पराजित करने के बाद अपने अंधेरे चोल साम्राज्य को पुनः एक बार उजागर करेगा, जिसको हम लोग 9वीं शताब्दी का चोल साम्राज्य के नाम से पढ़ते हैं या जानते रहते हैं। तो अंतिम शासक के रूप में हम लोग अगर देखें तो अपराजित आता है। इसी के पराजय के बाद सत्ता की बागडोर जो थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ये जो यहाँ पे हमने जो आपको बताया नंदी वर्मन, ये इससे लेकर के इसके बाद के जितने सारे शासक आते हैं, ये सारे शासक जो थे वो कई छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण भी किए थे। अगर उसका उदाहरण देखा जाए तो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, जो कांची का मुक्तेश्वर मंदिर था, आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। कांची का जो मुक्तेश्वर मंदिर था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो मुक्तेश्वर मंदिर था, मुक्तेश्वर मंदिर ये कांची में था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो मातगेश्वर मंदिर था, मातगेश्वर मंदिर, इस मातगेश्वर मंदिर के बारे में कही, ये सब कांची में ही है, कांची तमिलनाडु में ही है। या इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक और मंदिर आपको याद रखना है, जो था परशुरामेश्वर मंदिर था, परशुरामेश्वर मंदिर था, ये परशुरामेश्वर मंदिर, ये दोनों कांची में याद रखिएगा, कांची में लिख लीजिएगा है मुक्तेश्वर मंदिर, मातगेश्वर मंदिर। और जो परशुरामेश्वर मंदिर है इसको भी लिख लीजिएगा, ये गुड़ी मल्लम में है, ये गुड़ी मल्लम में करके है, गुड़ी मल्लम में। 3 मंदिरों का निर्माण जो हुआ है, ये तीनों मंदिर का नाम आप याद रखेंगे। कौन कौन सा मंदिर आपको याद रखना है? एक रखना है मुक्तेश्वर मंदिर, दूसरा मातगेश्वर मंदिर और तीसरा परशुरामेश्वर मंदिर। ये तीनों मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन के बाद के उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन और इसके बाद के उत्तराधिकारियों के समय देखा जाता है। जो पल्लव राजवंश हम लोग पढ़ रहे हैं, इस पल्लव राजवंश में हम आपको स्पेशल कला संस्कृति पढ़ाते समय 4 शैलियों के बारे में बताएंगे, जिन 4 शैलियों का विकास हुआ था। पहला शैली अगर देखा जाए तो मैं यही, अगर इतनी बात को अगर स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले लें, मैं उन शैलियों के बारे में भी लिख देता, इतनी बातों का आपकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर देखा जाए तो जो 4 शैली आते हैं, उन 4 शैलियों में एक शैली जो आता है वो महेंद्र वर्मन शैली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, महेंद्र वर्मन शैली के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो मामल्ल शैली के बारे में बातचीत करेंगे, मामल्ल शैली के बारे में। तीसरा अगर देखा जाए तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो राज सिंह शैली के बारे में पढ़ेंगे, वो राज सिंह शैली के बारे में पढ़ेंगे। ये शैली क्या है, इनकी क्या खासियत है, हम ये सारी बातें आपको बताएंगे। और चौथा जो है वो देखा जाए तो नंदी वर्मन शैली के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 4 शैली हम कला संस्कृति की टॉपिक जब एंशिएंट की पूरी आर्ट एंड कल्चर को पढ़ाऊंगा, एंशिएंट से रिलेटेड मंदिर, गुफा पढ़ाऊंगा, मंदिर पढ़ाऊंगा, धर्म पढ़ाऊंगा, दर्शन पढ़ाऊंगा, शिक्षा पढ़ाऊंगा, विज्ञान पढ़ाऊंगा,
ऐसे सारे मुद्दे जो कला संस्कृति टॉपिक में आते हैं, कला संस्कृति में क्या क्या रखे जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर में और नॉन आर्ट एंड कल्चर में क्या रखे जाते हैं, मैं एक शॉर्ट वीडियो डाला हूँ, आप चाहें तो वहां से भी अगर नहीं जानते हैं तो देख सकते हैं। 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो है, उसमें मैं बताया हूँ कला संस्कृति में कौन कौन से फेज आते हैं, यानी आर्ट एंड कल्चर में, और नॉन आर्ट एंड कल्चर में कौन कौन से फेज आते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल फेज, इन सारी मुद्दों पे मैं बातचीत किया हूँ। तो ये सारी जितने कला से संबंध रखने वाली बातें मैं अपनी कला संस्कृति की स्पेशल टारगेट बैच लेकर आऊंगा, जिसमें 20 से 25 क्लास लेकर के मैं आऊंगा, सारी कला संस्कृति को पूरी गुणवत्ता प्राप्त कंटेंट उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। बाकी पल्लव राजवंश से संबंधित इतनी सारी बातों को अपने प्रतियोगी परीक्षा जो 1 दिवसीय एग्जाम देते हैं, उस 1 दिवसीय एग्जाम यानी कि आप चाहें तो इससे पीसीएस प्रीलिम्स में भी बैठ सकते हैं, ऐसे बिंदुवत एग्जाम देने के लिए इन सारे तथ्यों को आप साथ साथ रख के बैठे रहिएगा। बाकी मुद्दों के साथ मैं मिलता हूं, जब कला संस्कृति के टॉपिक के साथ आता हूं तो वहां करूंगा आपसे बातचीत। ये मेरा एंशिएंट हिस्ट्री की सारी फेजेज जो हैं वो मैंने कवर कर दिया, सारी बातों को मैं आप तक कवर कर दिया, पहुंचा दिया। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला टारगेट जो रखा जाए वो जीएस के अगले बिंदु पे किस मुद्दे पे हम लोगों की बातचीत चलने वाली है। कमेंट करके इस बात को आप जरूर बताइएगा। बाकी इतनी सारी बातों को आप कर ले लीजिए स्क्रीनशॉट, नोटबुक को साथ साथ बनाते रहिएगा। अगली मुलाकात में आपके कमेंट के हिसाब से उस विषय पर हम करेंगे आपसे बातचीत। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।